एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का यूपी पैट का जो एग्जाम है वो 15 और 16 तारीख को लगा हुआ है। ठीक है, 2 दिन आपका पेपर है, 2 पालियों में। तो इस हिसाब से आपके जो 4 पेपर होंगे, ठीक है, हर पेपर की सीरीज अलग अलग होगी और हर पेपर के सवाल और क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे। होता क्या है कि जो कुछ एक क्वेश्चन जीएस या मैथ के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट वालों के जो बच्चे होते हैं, जैसे फर्स्ट दिन, पहले दिन जो एग्जाम होगा फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट, इन बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। बाकी अगले दिन जो सेकंड शिफ्ट में पेपर देंगे पहले दिन, अगले दिन जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर देंगे दूसरे दिन, और लास्ट शिफ्ट में जो पेपर देंगे, उनको एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है कि पेपर किस लेवल पे आ रहा है और पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो बच्चे ये वीडियो पूरा देखें अच्छे से। बाकी ऐसा नहीं है कि सेकंड शिफ्ट वाले बाकी दिन वाले भी नहीं देखेंगे। उनके लिए जो क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, उसकी भी क्लास हम कल करवाएंगे। ठीक है, शाम को दोनों शिफ्ट के पेपर के कुछ क्वेश्चन निकलवा के, ताकि आपको अगले दिन वाले बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है, और जो नोट्स हमने ऑफलाइन क्लास के बच्चों को दिए थे वो पढ़ें, और जो भी मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सिर्फ देखना है एक बार और समझना है, लिखने की कोशिश ना करें। ईयरफोन लगा लें, पूरा वीडियो आपको देखना है, बस इतना करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास रिवीजन के तौर पे होगी और यहीं से आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और क्लास थोड़ा लंबा होगा। जो लोग बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं रास्ते में है, तो क्लास को पूरा देखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको फायदा होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। कुछ हमारे दिवस हैं, जो डेज हो गए, वो आपसे पूछे जाएंगे। हाल ही में जो चीजें हुई हैं वो चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, पहला इसमें है जो आपका योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू को किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा। सेकेंड इसमें आपको जो पूछ लिया जाएगा, योग दिवस से रिलेट करके एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आप बना सकते हैं। युवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। ठीक है, शिक्षक दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, 5 सितंबर। और किस व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब तीसरा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, क्योंकि अभी आपका पेपर हो रहा है और ये इसी महीने का है, तो हो सकता है पेपर में रखा जाए। 24 अक्टूबर याद रखना है। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए, संयुक्त राष्ट्र दिवस मतलब यूएनओ से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो स्थापना पूछ ली जाए तो 1948। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। और जो बच्चे अगर कॉपी पेन तो कोई लिए नहीं होगा, याद करने की कोशिश करें, समझने की, क्योंकि सब तो पढ़ा है पहले से, रिवीजन के तौर पे चल रहा है। ठीक है, कुछ एक चीजें हैं वो भी इसमें हम अभी लिखवा रहे हैं आपको। जैसे 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, अगला है इसमें 29 अगस्त खेल दिवस। किसके लिए? मेजर ध्यानचंद।
अगर ये पूछ लिया जाए कि हॉकी का जादूगर, तो भी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये बताना है। अगला है 5 दिसंबर मृदा दिवस, 2 फरवरी जैव विविधता दिवस, ठीक है। अगला फिर इसमें है 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे, ठीक है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, तो यूपी का एग्जाम भी है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इतने कुल हैं जो आपके दिवस आपको याद होने चाहिए। अगला चलते हैं टॉपिक इसमें, पंचवर्षीय योजनाएं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे बनेगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में, ठीक है। वर्तमान में योजना आयोग का क्या नाम है, अगर ये पूछा जाए तो फिर नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो पीएम होते हैं, और अगर इसके भी पूछा जाए तो भी पीएम होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अगला आते हैं जो क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के बारे में पूछेगा, क्योंकि ये भी इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स सेक्टर से ये भी आपका रिलेट करेगा क्वेश्चन, और आरबीआई की स्थापना से संबंधित भी आपका इकोनॉमी से ही संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना 1950। 1969 में आरबीआई के अनुसार ही भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद रिजर्व बैंक, आरबीआई के अनुसार 2 चीजें और होती हैं, एक तो होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है आरपीओ। इसको बोलते हैं रिवर्स रेट, और इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। पी यहाँ पे रेपो के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके अनुसार कुछ डाटा, इस डाटा में थोड़ा ही बहुत चेंजमेंट होता है, ज्यादा होता नहीं है। पहला है इसमें 4.5% के अकॉर्डिंग, और इसमें भी 4.8% के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना मोटा मोटी याद रखें। ठीक है, अगला जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एक है, सारी चीजें बोर्ड पे लिखने में तो बहुत समझ आएगा, तो कुछ चीजें मैं बोल के भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो उनको भी ध्यान से सुने। राष्ट्रीयकरण के लिए ये चीज बता दी है। ठीक है, किसके आयोग के द्वारा हुआ था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, हेल्टन आयोग के द्वारा स्थापना होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि नाबार्ड की कब स्थापना हुई, ये क्वेश्चन जो सीट दी थी हमने, उसमें सीट में आपका क्वेश्चन होगा पिछली बार, तो मैं वो चीजें छोड़ता जाऊंगा जो उस सीट में चीजें थी। तो वो चीज सीट आपके पास है, ग्रुप में भी डली हुई है। ठीक है, जो ऑफलाइन के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस सीट को एक बार पीडीएफ अपने फोन में खोल के एक नजर मार के पेपर देने अंदर जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक वहां पे याद आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी जो मैं चीजें यहाँ पे नोट्स ले रखे हैं हाथ में, ये भी आपके वहां वीडियो में मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, अगर पूछ लिया जाए कि गवर्नर जनरल कौन है आरबीआई के, तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर जनरल हैं भारत के, जो आरबीआई बैंक के हैं। ठीक है,
इसके बाद दूसरी चीज आती है, इसी में एक चीज हम और रिलेट कर दें कि जीएसटी का संबंध, क्योंकि इकोनॉमी का सेक्शन है तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन देन आता है आपका, कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। किस राज्य में लागू हुआ? असम में। तो 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ये बन गए। जीएसटी का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतनी चीजें, ठीक है। अगला चलते हैं, विलय किन बैंकों का हाल ही में विलय हुआ है, ये अगर आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ा जो विलय समय बोला जा रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सी 2 बैंकों का विलय हुआ, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स के सेक्शन से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें 2 बैंकों का आपका विलय हुआ है, एक देना बैंक है, ठीक है। ये साउथ दक्षिण भारत की एक बैंक थी, और इसमें एक बैंक और आया आपका विजया बैंक, ये भी दक्षिण भारत की है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ है, तो एक देना बैंक है, फिर विजया बैंक है, ठीक है। अगला चलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में भी 2 बैंकों का विलय हुआ है, एक है आपका ओरिएंटल बैंक, देन आपका सेकंड आता है वो है आपका यूनाइटेड बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा वो है आपका कि बैंकों में सुधार के लिए कौन से व्यक्ति जिम्मेदार रहे हैं, किसकी आयोग किसकी समिति के अनुसार वो सुधार हुए हैं, तो नरसिम्हा कुमार की संतुति पर बैंकों में सुधार हुए, ठीक है। ये नाम याद रखें, नरसिम्हा कुमार। अगला आता है बलवंत राय मेहता समिति, पता ही होगा आपको, पंचायती राज व्यवस्था के लिए फेमस रहे। इनकी कौन सी व्यवस्था रही? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए फेमस हुए, ठीक है। जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनते जाएं। अगर हेडफोन लगाए आप हेडफोन लगा लें, जो नहीं लगाए वो भी लगा लें, जितना बोलूंगा उतना सुने, सुना हुआ याद तो रहेगा वैसे भी। अगला अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार किसकी समिति के अनुसार संशोधन हुए, तो उसमें बताना है आपको स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, ठीक है। फिर आता है अगला, इसी में अगर पूछ लिया जाए कि अगला चलते हैं इसमें, ये तो आपको पता ही है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम गांव कौन सा था जहां पे लागू की गई, तो नागौर राजस्थान, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम जो राज्य है राजस्थान, जिला है नागौर, ठीक है। अगर डेट पूछ ली जाए तो बताना है गांधी जी का जब जयंती होती है 2 अक्टूबर को 1959 में, ठीक है, नागौर राजस्थान, ये चीज बतानी है, ठीक है, याद रखें। अगला आ जाते हैं इसमें, कुछ एक लौह इस्पात संयंत्र है भारत में जो कि लोहे की सामग्री बनाते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं, जो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, जैसे कि सेल इंडिया एक है आपका, ठीक है। सेल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। सेल इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी जो इस समय अध्यक्ष है वो कौन है? सोमा मंडल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? कानपुर में, याद रखें। अगला अगर इसी में पूछ लिया जाए कि महिला आयोग की अध्यक्ष इस वक्त कौन है, तो रेखा शर्मा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखें। नीति आयोग के बारे में मैंने बता ही दिया है कि नीति आयोग में क्या बताया था कि नीति आयोग पहले योजना आयोग था, इसका दोबारा जो लागू किया गया इंडिया में वो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया, ठीक है। योजना आयोग का अगर अध्यक्ष पूछ ले, ठीक है, जैसे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ठीक है। इस वक्त जो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है वो है आपके सुमन बैरी, ठीक है, ये याद रखें। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो उसमें आपको बताना है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, इतना याद रखें। अब बात कर लेते हैं कुछ हम जो आपके
परियोजनाएं हैं वो कौन से पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं को लागू किया गया, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक आपकी चली है, 1951 से 1926 में। इसमें आपकी नदी घाटी परियोजना चलाई गई। ठीक है, ऑफलाइन के बच्चों को ये मैंने डिटेल में थोड़ा पढ़ाया था तो उनको पता होगा, रिवीजन के तौर पे अभी आप सुन ले जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसका क्या था, परमाणु परीक्षण जो भारत ने किए थे उस ऑपरेशन का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। उस परीक्षण को कब किए गए थे, वो परीक्षण आपके 1974 में किए गए थे। ठीक है, महान नोबिस नॉड, ठीक है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लागू करवाया गया। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, द्वितीय परमाणु परीक्षण जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में करवाए गए, स्माइलिंग बुद्धा तो इंदिरा गांधी के समय में करवाए गए थे। ठीक है, 1998 में। ठीक है, इतना याद रखें। अगला चलते हैं। अब इसमें मैं आपसे कुछ, जैसे भीम एप्लीकेशन किसने बनाया है, यूपीआई का मतलब क्या होता है, आईएमपीएस का मतलब क्या होता है, आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, ऐसा फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो मैं यहां से आपको कुछ लिखने वाला हूं। जैसे गट मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी करवाया है और बताया भी है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट चांसेस है कि क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैक्सेस। ठीक है, ट्रीट्स में है इसका नाम। मतलब भीम का मतलब है भारत इंटरफेस मनी, इसको मिटाना पड़ेगा। भीम एप्लीकेशन में उसका होता है ना, जो भीम हम यूज करते हैं, यूपीआई है हमारा एक, तो भीम का फुल फॉर्म भी है। उसका फुल फॉर्म क्या है, भीम, यूपीआई। ठीक है, तो भीम का है भारत इंटरफेस मनी, यूपीआई है यूनिक पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, जैसे मैं किसी को ज्यादा पैसे भेजने हैं तो आरटीजीएस करते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेवल होते हैं, ये लेवल नहीं बताने हैं। आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखो राइटिंग पे मत जाए, सुने मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो वहां पे याद आएगा जब क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होगा तो तुरंत याद आएगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लें, रेपो रेट मैंने बता ही दिया, अभी पिछला बोल दिया था। यहाँ पे सीआरआर का मतलब क्या है, सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। ये इसका मतलब होता है कि आरबीआई अपने पास हमेशा कुछ पैसा रिजर्व में रखती है, चाहे वो उसको मान लें कि कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचा के रखते हैं। जैसे आपकी मम्मी है, कोई भी घर में है कि पापा आपके मम्मी कुछ भी घर में पैसे वैसे देते हैं, तो कुछ वो पैसा कुर्चा करके बोलते हैं ना, ऐसे एक शब्द बोलते हैं बचा करते। जैसे कि अभी डिमोनेटाइजेशन जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारी महिलाओं के पास इतना ज्यादा पैसा निकला था, घर वालों को खुद लग रहा था कि पैसा इतने दिनों से रखा कहाँ था। ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में, बैंकिंग भाषा में उस चीज को क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक भी कुछ एक पैसा है भारत सरकार के खजाने से अलग बचा के रखती है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, अगला बेटा चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। हरित क्रांति शब्द जो है सबसे पहले किसने इजाद किया, तो इसमें है नाम आपका विलियम गॉड, विलियम गॉड, हरित क्रांति। ठीक है, विश्व में अगर हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति पूछ लिया जाए, ठीक है, और अगर भारत से संबंधित व्यक्ति पूछ लिया जाए तो एम एस स्वामीनाथन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति का संबंध किससे, दूध, दूध से संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति, सॉरी, पीली क्रांति का संबंध है आपका तिलहन से, नीली क्रांति का संबंध है आपका मछली उत्पादन से। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध है आपका झींगा उत्पादन से। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए। गोल क्रांति का मतलब है आलू उत्पादन से। ठीक है, आलू के कौन सा भाग हम खाते हैं, जो आलू हम खाते हैं वो आलू का पेड़ का कौन सा भाग होता है, तो उसमें आपको बताना है तना। तने में ही आलू लगता है, भली जमीन के अंदर होता है तो उसको जड़ नहीं बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखें।
फिर आपसे पूछ लिया जाए कि नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है, और अमृत क्रांति जो बोला जाता है उसको नदी घाटी परियोजना बोला जाता है। सुनहरी क्रांति जो है संबंधित बागवानी फल से संबंधित है, ठीक है, बगीचे बागवानी फल, ठीक है। अगला है काली क्रांति, पेट्रोल से संबंधित, ठीक है, काली क्रांति पेट्रोल से संबंधित। अगला आते हैं इसी में इंद्रधनुष क्रांति, मिश्रित क्रांति है संबंधित उसमें, ठीक है। हाँ, अगला इसमें हम एक और चीज यहां पे बता दें कि निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है। आर्टिकल 324 से संबंधित है, भाग है हमारा संविधान का 15वां भाग है, 15वां भाग है, ठीक है। तो उस चीज को याद रखें। पर्दे बंद कर दो, पानी ले आओ। तो इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए, चलने दो, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो रिवीजन के तौर पे ये सारा काफी है, और मैं आप थोड़ा स्पीड आपकी अपनी बढ़ाऊंगा जिससे कि आपका रिवीजन और तेजी से हो पाए, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट किया है, उससे आप परेशान मत हो, ठीक है, उस चीज के लिए। अगला आते हैं इसमें हम आपके भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो महारत्न कंपनियां हैं बेटा आपकी 12, ठीक है। 1 जुलाई 2017 विजय केलकर समिति के अनुसार जो है आपका 101वां संविधान संशोधन होता है, जिसकी समवर्ती सूची ये बता चुके हैं। विजय केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से, जो जीएसटी लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन था, विजय केलकर समिति थी, ठीक है, इतना याद रखें। अगला चलते हैं जो है, अब आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का संबंध किससे है, ठीक है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है। इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछ सकता है उसमें पेपर में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपको। अगली चीज आते हैं इसरो। स्थापना अगर पूछी जाएगी तो 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा बेंगलुरु। अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो एस सोमनाथ। ये इसरो से संबंधित हो गया। डीआरडीओ, 2 फेमस आपकी भारतीय ये संस्थाएं हैं जो भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिसाइल्स का काम करती हैं भारत की तरफ से। तो 1 जनवरी 1958, ठीक है। अगला है इसमें आपका, इसी में पूछ लिया जाए कि इसके जो हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है वो कौन है, समीर कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958, इसके अध्यक्ष है समीर कामत। अगला अगर इसी में पूछ लिया है कि इसका हेडक्वार्टर उड़ीसा, चांदीपुर, ठीक है। 2 चीजें हैं पता होनी चाहिए थी आपको। अगला है इसी में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहां है, लखनऊ में। अब यहां पे मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, उसमें है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, इसका संबंध किससे है, तो मधुमक्खी। अरे एपीकल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से। अगला है फिर इसमें विटीकल्चर का संबंध किससे है, अंगूर से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से, रेशम पालन रेशम कीट से संबंधित है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हार्ट का संबंध है। अगर हम हरी भरी सब्जियां खाएंगे तो हमारा दिल स्वस्थ रहेगा, दिल से मतलब हार्ट, हार्ट हमारा स्वस्थ रहेगा हरी भरी सब्जियों से। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, बागवानी से संबंध है, ठीक है, इतना याद रखें। अगला है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, केंचुआ से। इतने सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। विटीकल्चर अंगूर रेशम। पीसी कल्चर पूछ लिया जाए
पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य, मछली पालन से, मछली से। नीली क्रांति मछली, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। पीली क्रांति का संबंध शहद से भी है, ठीक है, इतना याद रखें। तिलहन से तो आई है, शहद भी आता है उसमें। अगला आते हैं, ठीक है, इसी में पूछ लिया जाए अगर अब आपका कि वन अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहां है, तो देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर देहरादून में, ठीक है। इसी में अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा जो वनों का क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र। एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है, अधिक। सबसे कम है हरियाणा में, HR, ठीक है। प्रतिशत सबसे अधिक है जो प्रतिशत वो है मिजोरम में, सबसे कम है हरियाणा में। सबसे कम में हरियाणा में, दोनों है, लेकिन सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश, प्रतिशत में बात करें तो आपका है उसमें मिजोरम। अगला आते हैं, रेड डाटा बुक, इसका लॉन्च कब हुआ, 1948 में। रेड डाटा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर पर्यावरण संबंधित ऐसी जनजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ठीक है। अगला है, स्टॉकहोम सम्मेलन कहां पर हुआ, किस वर्ष हुआ, तो बेटा है इसमें 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला आता है फिर इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में ही होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर आता है टाइगर प्रोजेक्ट, आपका बाघ परियोजना कब लागू की गई, तो 1973 में बेटा। बाघ परियोजना 1973 में बाघ परियोजना लागू की जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बता चुका हूं मैं पहले से, तो 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। COP21 ये सम्मेलन कब होता है आपका, पेरिस में होता है, 2021 का है ये किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है ये आपका, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण बता दिया। क्योटो प्रोटोकॉल 1996 में होता है आपका, ठीक है। अगला आते हैं इसमें, चावल अनुसंधान, जो भारत का चावल अनुसंधान है वो आपका कटक में है, ये याद रखें। और विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र है जो आपका फिलीपींस में है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। डॉल्फिन दिवस जो है, ठीक है, आपका 5 अक्टूबर, अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। अगला चलते हैं अगले पेज पे। मेथेन को मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। मेथेन ही हमारी हरित गृह गैस भी है, तो 2 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। CH4 इसको कहते हैं मेथेन, तो मेथेन ही हमारी मार्स गैस भी है, ठीक है। मेथेन को ही हरित गृह गैस भी कहते हैं, ठीक है। धान के खेत में भी ये पाई जाती है, दलदली इलाकों में भी पाई जाती है, इस चीज को याद रखें, ठीक है। अगला आता है इसमें, जो CNG है आपका, ये आपका हरित गृह गैस में नहीं आता, ये हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, तापमान बढ़ाएगी।
एसिड रेन जो अम्ल वर्षा होती है उसमें कौन सा तत्व मिला होता है, ये चीज याद रखें आपका। एसिड रेन अम्ल वर्षा, इसमें क्या मिला होता है, इसमें बेटा मिला होता है H2SO4 और HNO3, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, ये मिला होता है इसमें आपका। ठीक है, इतनी चीज को याद रखें। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैबिनेट मिशन किसकी संतुष्टि पर भारत आया था, पैथिक लॉरेंस के संपत्ति पर। ठीक है, इतना याद रखें। प्रस्तावना से संबंधित जो चीजें हैं, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की। अगला इसमें क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका संबंध किससे है बेटा, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का है फजल अली योजना से। फजल अली योजना, भारत का पक्षी मानव किसे कहा जाता है, सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, जिसपे मूवी बनी थी 2.0। ठीक है, इसमें आते हैं कुछ संविधान संशोधन है, वो मैं आपको बता देता हूं। 42वां संविधान संशोधन है, वो हमारी प्रस्तावना से संबंधित है, सभी बच्चों को पढ़ाया है हमने। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन है, वो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये 1978 में होता है। ठीक है, 42वां होता है हमारा 1976 में, ये प्रस्तावना से संबंधित है। प्रस्तावना में इस संशोधन के जरिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सेक्युलरिज्म। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब होता है हमारा, 1978 में। 52वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985 में। ये दल बदल कानून से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दल बदल कानून। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला है आपका 61वां है, ये भी पढ़ाया है। 61वां संविधान संशोधन है, वोट देने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, किस सन की बात है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये राजीव गांधी के समय की बात है, 1984 सन थे। ठीक है, अगला आते हैं 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई की छूट मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 21 जिसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, फिर आते हैं भाषा है, भाषा को किस अनुसूची में रखा गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया। किस संविधान के भाग में रखा गया है, तो 17वें भाग में रखा गया। ठीक है, 7वीं सूची है जो उसमें समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत भाषा जो है आपका तीनों राज्यों का विषय आता है, समवर्ती में राज्य, संघ और संघ सूची। ठीक है, अब इसमें कुछ एक है जो हम आपके मात्रक लिखने वाले हैं, उनको याद करें, ध्यान करना है आपको। ये कुछ एक क्वेश्चन वैसे ही हैं जो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर ज्यादा ये मत सोचिए कि मैं एक वक्त फिजिक्स बताता हूं, कुछ वक्त में बताने लगता हूं। न्यूटन बल मात्रक, जो मात्रक है हमारे, कुछ वो याद करने हैं आपको। तो न्यूटन बल, जूल कार्य। अगला है पास्कल दाब। अगला है पारसेक, दूरी मापने की इकाई। ठीक है, अगला है वाट शक्ति। ओम है प्रतिरोध। एम्पियर है धारा। डेसिमल है ध्वनि। कैंडल है ज्योति तीव्रता, कैंडला।
ज्योति तीव्रता, ठीक है, जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, वो हमें ज्योति देती है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक रिवर्स उल्टा दोनों तरह की तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, द ऑप्शन जो है वो ओजोन परत की इकाई नापने की है, ठीक है। डेसिमल ध्वनि बता दिया, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, इतना याद रखें। स्फेग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर नापते हैं, स्फेग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर नापते हैं, ठीक है। स्फेग्नोमीटर से ब्लड को प्रेशर को नापा जाता है, बीपी को नापा जाता है स्फेग्नोमीटर, ठीक है। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापा जाता है, जो कि अभी कोविड टाइम में काफी ज्यादा यूज हुआ, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ठीक है। ईसीजी का संबंध किससे है? तो ईसीजी का संबंध है कार्डियक अरेस्ट, जिन लोगों को होने वाला होता है, जिन लोगों को समस्या होती है, उसका संबंध ईसीजी से है, ठीक है। ईईजी का मतलब किससे है? तो ईसीजी का संबंध दिल से है, ईईजी का संबंध है, दोनों चीजें यहां पर लिख देता हूं, ईसीजी इसका संबंध हार्ट से है, हार्ट अटैक से, और ईईजी जो है आपका उसका संबंध है मस्तिष्क से, दोनों चीजें याद रखें, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर का संबंध दाब मापने की इकाई से है, ठीक है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं? तो मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ठीक है। प्रिज्म का चमकना, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ठीक है। अगला है आपका ऑप्टिकल फाइबर, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, वाईफाई सुना होगा ना, नेट नेट कनेक्टिविटी जो होती है उसमें जो केबल यूज की जाती है उसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ओएफ, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें कौन सी प्रक्रिया का यूज किया जाता है? फिजिक्स की कौन सी प्रक्रिया का, प्रोसेस का यूज किया गया है जिससे इस ऑप्टिकल फाइबर को बनाया गया है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, इतना याद रखें। अगला है वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो किसके कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ध्यान रखें, सुने। पारा है जो धातु, वो कैसी है? द्रव धातु है, जो पारा है वो धातु है और द्रव दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ब्रोमीन है जो आपका, ब्रोमीन, बीआर, ब्रोमीन जो बेटा होता है वो आपका अधातु भी है और द्रव भी है, दोनों चीजें होती है, ठीक है। लिथियम जो है आपका वो बहुत हल्की धातु है। ओस्मियम है वो आपका सबसे भारी धातु है। लिथियम है सबसे हल्की धातु है, ओस्मियम है जो आपका वो सबसे भारी धातु है, इतना याद रखें। एलईडी का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कायम काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम पर, ठीक है। जब तक कि हम किसी चीज में धक्का नहीं देंगे तो काम नहीं करेगी, ठीक है। वॉशिंग मशीन बता चुका हूं किस केंद्र पर काम करती है? अपकेंद्री बल, इसी से मक्खन बनता है हमारा, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? आरबीजी, प्राथमिक रंग जो है आपके कौन कौन से हैं? आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन, तीन है आपके प्राथमिक रंग, ठीक है। जनरेटर किस पद्धति पर काम करता है? तो वह है आपका यांत्रिक विद्युत पद्धति पर, ठीक है। लाउड स्पीकर विद्युत ध्वनि की पद्धति पर, ठीक है। अगला आते हैं, लाफिंग गैस N2O को बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस N2CO को बोलते हैं, नाइट्रिक कार्बाइड को, ठीक है, नाइट्रस कार्बाइड। मार्स गैस CH4, मेथेन बताई दिया है, ठीक है। हाँ, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल नींबू में, पिछली बार पेट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका विनेगर, एसिटिक अम्ल सिरका विनेगर,
ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर से, लैक्टिक अम्ल दही से, लैक्टिक अम्ल दही से, ठीक है। फोटोग्राफी में किस चीजों का काम आता है? सिल्वर और ब्रोमीन का, ठीक है, Ag और Br। खाने का सोडा NaHCO3, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा NaCO3, ठीक है, याद रखें। बुझा हुआ चूना किसको बोला जाता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ओजोन परत पता ही है आपको, ड्राई आइस कैसी होती है? सूखी। जो सॉलिड होती है हमारी, बर्फ होती है, वो किसका अपर रूप है या किसका जमा हुआ रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जो बर्फ के गट्टक बर्फ होती है हमारे, वो CO2 का जमा हुआ रूप होता है, ड्राई आइस, सूखी जो आपकी बर्फ है, ठीक है। चमगादड़ किस ध्वनि के कारण, किन तरंगों के कारण रात में उड़ पाता है या दिन में उड़ पाता है? तो पराशरद तरंगों के कारण, ठीक है। अगला आ जाते हैं, ग्लूकोज, ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट और शुगर, ठीक है। लैक्टोज पाया जाता है दूध में, ठीक है। गैलेक्टोज पाया जाता है वो आपके हमारे जो काम आता है ब्रेन के लिए, ठीक है। सुक्रोज है वो आपका हमारा आता है टेबल के लिए। सेलुलोज है पादप कोशिका की भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, हाँ, किडनी के जो मापन की इकाई है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी के नेफ्रॉन, किडनी से संबंधित जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला आते हैं, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे हिसाब से जो रिलेट कर रहे हैं वो हमारे सारे ही के सारे ही संबंधित हैं। विटामिन आपको बताई दी थी हमने, अग्नाशय पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को बेटा मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, याद रखें इसको। राइजोबियम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। सेरिब्रम है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, उसको सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। अग्नाशय है वो हमारी एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। लीवर है वो हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। एड्रिनल, करो या मरो, एड्रिनल हार्मोन जो हमारे अंदर एड्रिनल ग्रंथि होती है वो हमें करो या मरो की स्थिति में लाने की कोशिश करती है, ठीक है। थायराइड है वो हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आते हैं हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा? क्योंकि कुछ पार्टी की स्थापना से संबंधित पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। कब की गई अगर ये पूछ लिया जाए तो 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना और दान निष्कासन सिद्धांत, धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन सिस्टम, ड्रेन जो सिस्टम बोला था कि भारत से जो धन निष्कासन हुआ है, धन का निष्कासन जो भारत से हुआ है वो बेटा अंग्रेजों ने भारत से धन निष्कासन को बहुत किया, उसके लिए एक किताब लिखी दादा भाई नौरोजी ने, उसको बोला धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। इस चीज को याद रखें। अगला आता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके हैं आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। केसरी और मराठा गीता रैस, ये किसकी किताबें हैं? बाल गंगाधर तिलक की। केसरी एवं मराठा किसकी किताबें हैं? बाल गंगाधर
तिलक की। अगला आते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसके द्वारा इसका गठन किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। अभिनव भारत एवं मित्र मेला वी.डी. सावरकर के द्वारा। ठीक है। कॉमन व्हील एनी बेसेंट के द्वारा। और कांग्रेस की स्थापना 1985 में एनी बेसेंट और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये लेखक किताब है महात्मा गांधी की, याद रखें, पूछी जा सकती है। और इंडियन ओपिनियन, इंडियन फोनेक्स, ये सारी जो किताबें हैं और समाचार पत्र हैं वो महात्मा गांधी के हैं। ठीक है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने उसको। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है। अगला आ जाते हैं, एक मिनट रुकते हैं, पहले इसमें एक दो किताबें और है, पहले वो देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। नील दर्पण दीन बंधु के द्वारा। ठीक है। नील दर्पण वो है आपका दीन बंधु के द्वारा। तो इतनी चीजें हैं, तो इतनी चीजें नोट करें। और वीडियो को हो सकता है तो रिवर्स करने की भी कोशिश करें, रिवर्स करके भी एक बार वापस करके भी देख लें। इसी वजह से मैं तेजी से बता रहा हूं। फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो मत देखें कि फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हो आप लोग। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें अभी। हाँ, तो इसमें है सुभाष चंद्र के द्वारा जो नारा दिया गया, वो नारा दिया गया था दिल्ली चलो। ठीक है। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अब भारत किस देश के साथ सर्वाधिक अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है। दूसरा चीन के साथ। तीसरा नल्ला। चौथा है आपका जो वो है आपका नेपाल के साथ। ठीक है। अगला आते हैं कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ, इसमें एक चीज यहां पे लिख दी है, इसको बोलना नहीं चाहिए, ये चीजें हो जाते हैं गड़बड़। कुछ नोट्स हैं। जो तीसरे नंबर का देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, वो जो नोट्स में लिखा है मैंने वही पढ़ दिया है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें करना तो नहीं चाहिए। थर्ड जो देश है जिसके साथ भारत अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान है। ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे तो उसमें आपको बताना है रेड क्लिफ। ठीक है। नेपाल चौथा देश है जिसके साथ भारत अपनी सर्वाधिक सीमा साझा करता है। पाक जल संधि किसके मध्य में है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में। ठीक है। डूरंड रेखा किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है। अब आते हैं यूपी को उत्तराखंड से कब अलग किया गया? तो सन 2000 में। ठीक है। इतना याद रखें। अगला चलते हैं। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया। ठीक है। अगला आते हैं WTO का हेडक्वार्टर, तो जिनेवा। ठीक है। अगला है इसमें नाटो, नाटो का हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स। अगला है आपका IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, सॉरी इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC। ठीक है। अगला सार्क,
काट दो। अगला फोन आ रहा है सार्क 1985, यूनेस्को पेरिस, और सार्क का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका काठमांडू। कहां की राजधानी है? काठमांडू हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला आते हैं अब कुछ संविधान से संबंधित दो वीडियोस अलग से डली हुई हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को ज्यादा लंबी वो भी वीडियो नहीं है, अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो दोनों वीडियो आप 1 घंटे में देख सकते हो। ठीक है, तो 1 घंटे में रिवीजन पूरे संविधान का हो जाएगा, पूरी चीजें बता रखी है, एक एक आर्टिकल बता रखा है। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा स्किप, क्योंकि इसमें संविधान के काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं, ऐड किए हैं हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कुछ एक मेला मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से मेला कहां पे लगते हैं। ठीक है, कुंभ मेला अमूर्त धरोहर बोला गया है, जो कुंभ मेला है उसको वर्ल्ड हेरिटेज बोला जाता है। ठीक है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, हेमिस जो गुफा मेला वो लद्दाख में लगता है, संगम साहित्य तमिल कवि। ठीक है, शाक्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा। ठीक है, ओणम जो महोत्सव है वो केरल में मनाया जाता है, पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, घूमर है राजस्थान में मनाया जाता है, सरहुल है जो झारखंड में मनाया जाता है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम है तमिलनाडु में। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला, शास्त्रीय नृत्य केरल, इनका यूपी, नौटंकी वगैरह ये सब आपको याद कर जाना होगा। यूपी का और एक फेमस है कथक, जिसके लिए बिरजू जी महाराज जाने जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगला आते हैं बुद्ध चरितम के लेखक, बुद्धि को चढ़ जाता है कौन? घोड़ा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती है तो बुद्धि आपकी कौन चढ़ गया? घोड़ा। बुद्धि चरितम अश्वघोष, अश्व का मतलब घोड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाएगा। तीन पिटक का सिद्धांत किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को, प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव को, 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ को बोला जाता है। ठीक है, 1935 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज में, संघीय न्यायपालिका की शुरुआत इस एक्ट के तहत, आरबीआई की स्थापना इस एक्ट के तहत, संघ सूची 29 विषय शामिल किए गए इसी एक्ट के तहत। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति इसी एक्ट के तहत। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत केंद्र सरकार में इसी एक्ट के तहत। ठीक है, प्रांतों में शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत, द्वैध शासन जो शुरू हुआ था उसको प्रांत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, काबुल लामजाओ, ये एक झील है जो है आपका मणिपुर में है, काबुल लामजाओ, यहाँ पे मणिपुर में एक झील है लोकटक मणिपुर। ठीक है, नामदफा जो है आपका बाघ अभ्यारण्य वो अरुणाचल प्रदेश में है, देहिंग पटकई असम में है। ठीक है, कूनो है जो एमपी में है, यहाँ की नामीबिया चीता भारत लाए गए हैं कूनो इसी में। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये आपके एग्जाम में, 100% आएगा। कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे जो चीते लाए गए वो कहां से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। ठीक है, और ये कहां पर है? एमपी में है, इसको याद रखें। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में, महात्मा गांधी अंडमान निकोबार साउथ बटन, भीतरकनिका उड़ीसा, दुधवा नेशनल पार्क यूपी, कहां पे? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो किसी विदेशी देश के साथ सबसे ज्यादा अपनी सीमा साझा करता है? तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, वाल्मीकि बिहार में है, ओरांग है रेंजर में, रामगंगा कहां पर है? उत्तराखंड में, जिम कार्बेट जिसका पहले नाम था, हेले नेशनल पार्क, बेतला है झारखंड में, गिरी राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, अमराबाद है तेलंगाना में। ठीक है, साइलेंट वैली है केरल में, रामगढ़ विश्वधारी है बूंदी में, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, कंचनजंगा सिक्किम में। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है,
सॉरी, भारत के प्रथम वॉयसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, वैज्ञानिक जनगणना के लिए जाने जाते हैं। तो रिपन प्रथम वॉयसराय, वैज्ञानिक जनगणना। ठीक है, स्थायी स्वशासन का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और एक आपके और गवर्नर जनरल है जिनको लॉर्ड लिटन बोला जाता है, जिनके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था, याद रखिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा के जनक, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक जो है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक जिसको बोला जाता है। डलहौजी हड़प नीति, रेल का उद्घाटन भारत में डलहौजी के द्वारा। कुशासन के आधार पर विलय की नीति डलहौजी के द्वारा। वुड डिस्पैच, जो शिक्षा का अधिनियम आया था, वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जिसको बोला जाता है, किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के शासनकाल में। कैनिंग जो है आपके भारत के फर्स्ट वायसराय। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का युद्ध 1764 में। ठीक है, सॉरी 1757 में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राम गोपालाचारी। ठीक है, अगला आते हैं। बंगाल विभाजन 1905 पता ही है। दांडी यात्रा 12 मार्च शुरू होती है, ये भी पता है। नमक पर विरोध साबरमती आश्रम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीफान गांधी बोला जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व, ऑपरेशन जीरो आवर जिसको बोला जाता है। ठीक है, ताजमहल 1983 यूपी, विश्व धरोहर की स्थलें हैं जो, सांची का स्तूप, फतेहपुर सीकरी, सूर्य मंदिर, आगरा का किला, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? ये जो नोट्स दिया गया है उसको नोट्स को अगर लेके गए साथ में बहुत बढ़िया, नहीं लेके गए फोन में डला है, एक बार रिवीजन मार के जाए पेपर देने से पहले। ठीक है, इतना याद कर लें। दिवस हो गए हैं सारे आपके, बेलगांव अधिवेशन, ये सारे अधिवेशन भी उसमें लिख रखे हैं, सब कुछ बता दिया है। मेन चीजें बेटा हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल आपका एक रिवीजन था जो हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम श्वेत क्रांति, महारत्न कंपनियां बता दिया है हमने। पर्यावरण विशेषांक, संविधान स्पेशल, इसमें कुछ चीजें हैं आपकी जो हम बताने वाले हैं। रेड डाटा बुक बताई दिया है, दिवस बताई दिए हैं, हिंदी दिवस सारे दिवस बता दिए हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आरबीआई के बारे में बताई दिया है। ओके, तो ये दोनों बातें एक ही हैं, चीजें हो गई हैं जो हमें इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है बेटा। तो ये है, आप इस वीडियो को थोड़ा तेजी के साथ करने की कोशिश करें तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इन चीजों को समझे, वीडियो को एक बार दोबारा और देख ले, तो हैवी रिवीजन आपका हो गया है। जो नोट्स हमने एक ये वाला दिया है बच्चों को, ये वाला जो नोट्स दिया है इसका एक बुकलेट है आपका, वो बुकलेट भी आप हमें दिखाएं। ठीक है, ठीक है, ये जो बुकलेट दिया गया है, एक बुकलेट और दी गई है, उसको भी जरा देखें, समझे बात को मेरी। ये वाला बुकलेट उठा दो, बुकलेट दे दो, ये वाला उठा दो। तो ये हैंड रिटन नोट्स था जो बुकलेट है हमारा। ठीक है, इसी का एक बुकलेट और है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, जो ऑफलाइन के बच्चों को दिया गया है, पेपर देने जो बच्चे जा रहे हैं, और इस वीडियो को दोबारा रिवीजन करके भी देखें। ठीक है, ये एक बुकलेट जो दिया गया था। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रिंट कराया है तो इसको भी पढ़ लें, इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी ऐड कर रखी हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमने शुरू किया है, तो इसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो बच्चा पढ़ के गया वो सिर्फ रिवीजन मारेगा। यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना,
ठीक है, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। फिर आपका दिया गया है कौन से संगठन है किसके, साइमन आयोग भारत कब आया, पिछली बार क्वेश्चन आया था यहाँ से आपका। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन सारा बताया गया, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, अगस्त प्रस्ताव, गांधी इब्रिन समझौता, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, अगला आते हैं कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार, इटली की घोषणा। ठीक है, फिर आते हैं माउंटबेटन योजना के प्लान जिसके तहत भारत का विभाजन होता है। फिर आते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य यहाँ पे दिए, कुछ पुस्तकें दी गई हैं, इनको पढ़ लें। ठीक है, फिर इसमें कुछ ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है जो हमने अलग से बनाए हैं, ये लगभग 200 क्वेश्चन है आपके, ये है वो चीज भी इसमें ऐड है, वो चीज भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो इनको बेटा जाने से पहले एक बार मोटा मोटी आप देख लो, तो इससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन इसी को बोलते हैं। और ज्यादा वीडियो से इधर उधर भागने की कोशिश मत करें, माइंड को फ्रेश रखें, जितना आज हो गया इतना वीडियो आपका काफी है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मैं ग्रुप में आपके डालूंगा। ठीक है, 10 से 20 या 30 से 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में अभी डलवाने वाला हूं, रात में डाल दिए जाएंगे आपके। उन सारे करंट अफेयर्स को आप पढ़ लें, इसको जरूर एक बार रिवीजन करके जाएं। जिन्होंने घर से कर लिया है बहुत अच्छी बात, एक बार और देख लें, इस वीडियो को पूरा देख लें, संविधान के दोनों वीडियो देख लें। ठीक है, इतना करें। तो बाकी सभी बच्चों को पहले से ही मैं बता चुका हूं क्या क्या करना है, इससे संबंधित जो वीडियो है वो आपका अपलोड हो चुका है कि एग्जाम में जो स्मरणीय तथ्य है, क्या हमें चीजों को करना है क्या नहीं करना, उनको याद रखें। ठीक है, तो फिर एग्जाम में जाएं, होड़ के आए, एग्जाम को अच्छे से करके आए और बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, और हमारा और हमारी कोचिंग और अपने माँ बाप सभी का नाम रोशन करें। ठीक है, तो इतना वीडियो काफी था। क्विक रिवीजन इसी को कहते हैं, 3-4 घंटे का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, रिवीजन इसी में होता है। अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे प्रथम शिफ्ट की आंसर की के साथ और दूसरे शिफ्ट की आंसर की के साथ शाम को मिलते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले दिन के पेपर के लिए जो 16 सितंबर को आने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम शाम को एक वीडियो फिर अपलोड करेंगे इसी तरीके का, वो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे कि आज के पेपर में पहली शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अगले दिन वाले बच्चों को उससे फायदा मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, जहां भी सेंटर पे हैं आप तो अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल।